नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय उत्तराखंड, जय दिल्ली, जय मुंबई और भी जितने राज्यों की जय आप मुझसे करवा सकते हैं वो करवा लें। और उसके बाद है जय जगत। हमें इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों का सम्मान और उनके जीवन का सम्मान, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना अपनी आज़ादी के मौके पे हमेशा याद रखना चाहिए। और आज वो स्वतंत्रता दिवस है जो हमें ये याद दिलाता है। और इसकी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूं। हमने सदियों में ये आजादी की नेमत पाई है, सैकड़ों कुर्बानियां देकर ये दौलत पाई है, मुस्कुराकर खाई है सीने पे अपने गोलियां, कितने वीरानों से गुजरे हैं जो जन्नत पाई है, खाक में हम अपनी इज्जत को मिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने। लाख फौजें लेके आई अमान का दुश्मन, लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन कोई, रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। गर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमान पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखाया वो भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और पहली लाइन और आखिरी लाइन एक ही है, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। फिल्मी गाना था ये, अगर आपको याद हो, जिन लोगों को याद होगा उन्हें याद होगा, ये एक फिल्मी गाना है। लेकिन ये फिल्मी गाना सिर्फ फिल्मी गाना नहीं है, फिल्मी गाने से आगे बहुत कुछ है। क्यों मैं आज आज़ादी के दिन आज़ादी की बात कर रहा हूँ, क्यों आज़ादी को याद कर रहा हूँ, क्यों आज़ादी पर फरियाद कर रहा हूँ। मैंने कहा है कि आज़ादी के दिन आज़ादी की याद भी और आज़ादी की फरियाद भी, ये क्यों ज़रूरी हो गया इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए जब मैं नया वीडियो लेकर आऊं या मैं नया लाइव लाऊं। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सत्यहिंदी.com के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सत्यहिंदी.com एक प्लेटफॉर्म है सच की आवाज को बुलंद करने के लिए, और सच की इस मुहिम में आप साथ देना चाहते हैं, जो कि मेरी आशा है कि आप साथ देना चाहते जरूर होंगे और मेरा आग्रह भी है कि आप इस मुहिम में साथ दें। तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा पा सकेंगे। आप वहां कैसे सदस्य बनना चाहते हैं ये आपको वहां पता चल जाएगा। और अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। आज की बात, बहुत से लोग कह सकते हैं कि भाई आज इस पवित्र मौके पर, इस खुशी के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के दिन तुम काली कमीज पहन के क्यों बैठे हो। मैं बहुत सोच विचार के काली कमीज पहन के बैठा हूं। मेरी इच्छा थी कि आज मैं सफेद कुर्ता पहनूं बढ़िया और उस पर एक तिरंगा झंडा लगाऊं, लेकिन फिर मुझे लगा मैं वो प्रतीक तो पालूं, लेकिन मेरे आसपास का माहौल क्या मुझे वो प्रतीक इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। और इसमें मुझे याद आए मी लॉर्ड। और मी लॉर्ड, मुझे किसी ने कहा कि आप मी लॉर्ड की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मी लॉर्ड तो अंग्रेजों के जमाने का सिंबल है। आपने अंग्रेजों के जमाने का जेलर भी सुना होगा, लेकिन अब तो मुझे अंग्रेजों के जमाने के मी लॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने के जज और हुकाम सब याद आ रहे हैं। किस्सा अगर आपको पता ना हो तो मैं याद दिला देता हूं, छोटा सा किस्सा है।
एक ट्वीट लिखी, 2 ट्वीट लिखी या 3 ट्वीट लिखी। ट्वीट होती हैं ट्विटर पे जो छोटे 140 कैरेक्टर्स के, अब कुछ बढ़ गया है उसका लिमिट, उसको कहते हैं ट्वीट। वो ट्वीट लिखी प्रशांत भूषण जी ने। प्रशांत भूषण कौन है, इनमें आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन प्रशांत भूषण, और मैं प्रशांत भूषण की आइडियोलॉजी से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं तमाम मौकों पर, तमाम मसलों पर उनका विरोधी हूं, उनके खिलाफ राय रखता हूं। कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे क्या प्रशांत भूषण को आप कितना समर्थन देते हैं, शायद मैं 90% भी, मतलब 10% भी नहीं देता हूँगा। इसके बावजूद ये प्रशांत भूषण का अधिकार है कि वो अपने मन की बात रखें, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में उनको उनके मन की बात रखने पर अपराधी पाया है, इस पर मुझे चिंता हो रही है। प्रशांत भूषण के बारे में आपको एक बात और जाननी चाहिए, खास तौर पर उन लोगों को जो आज के निजाम के समर्थक हैं और जिनको लगता है कि प्रशांत भूषण कांग्रेस के एजेंट हैं। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण वो वकील थे जिनकी याचिका तो वो राजनारायण जी की थी जो समाजवादी नेता थे, लेकिन उसके वकील शांति भूषण थे। शांति भूषण की याचिका पर श्रीमती इंदिरा गांधी का रायबरेली का चुनाव रद्द हुआ था 1975 में, जिसको गैर कानूनी करार दिया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के द्वारा, जिसके बाद भारत में इमरजेंसी लगी थी। तो ऐसा नहीं है कि शांति भूषण को किसी क्रेडेंशियल की जरूरत है बताने के लिए कि उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की लड़ाई में क्या योगदान किया है। इसके बावजूद मैं शांति भूषण का या प्रशांत भूषण का न पैरोकार हूं, न समर्थक हूं, न मैं उनकी हर बात से सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे असहमत होते हुए भी इस बात का पुरजोर समर्थक हूं कि वो जो कहना चाहते हैं उन्हें वो कहने की इजाजत मिलनी चाहिए, उससे किसी को उन्हें नहीं रोकना चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा सा और बताने के लिए, क्या उन्होंने ट्वीट किया है ये जानना आपको जरूरी है, तो वो मैंने ही उसका एक तर्जुमा आज किया, और तर्जुमा करने की भी एक खास वजह थी। हमारे एक मित्र हैं, अग्रज हैं, चंचल जी ने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि साहब ये क्या ट्वीट है। तो उस ट्वीट में एक मोटरसाइकिल है, बड़ी मोटरसाइकिल है, हार्ले डेविडसन, आपने नाम सुना होगा, बहुत महंगी मोटरसाइकिल है, 50 लाख रुपए लिखा गया, मैं नहीं जानता हूँ 50 लाख की है या नहीं है। एक तस्वीर है जिसमें मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगी हुई है, एक साहब काली टी शर्ट पहने बहुत स्टाइलिश अंदाज में उस बाइक पे बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ उनके तमाम सेवकनुमा लोग अपने मास्क लगा के खड़े हैं, लेकिन ये जो साहब बाइक पे बैठे हैं इन्होंने न मास्क लगा रखा है न हेलमेट लगा रखा है। आप कह सकते हैं कि हेलमेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खड़ी मोटरसाइकिल पे खड़े थे, कि चला नहीं रहे थे बाइक को, जिसमें कि आप उन पे ये सवाल उठाएं कि वो हेलमेट क्यों नहीं लगाया उन्होंने। तो मैं मान लेता हूं आपकी बात कि आप हेलमेट के बिना गुजारा हो सकता था, खड़ी हुई मोटरसाइकिल है, उस पर तस्वीर खिंचाने के लिए क्यों ऐसी जरूरत पड़नी है कि आप हेलमेट लगाएं। लेकिन आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? आपके आसपास खड़े तमाम लोग मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने यही लिखा, अंग्रेजी में जो उन्होंने लिखा पहले वो पढ़ देता हूं। CJI rides a 50 lakh motorcycle belonging to a BJP leader at Raj Bhavan, Nagpur, without a mask or helmet, at a time when he keeps the SC or Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental right to access justice। ये टिप्पणी है। इस टिप्पणी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया उसके बाद, और अनुवाद क्यों किया ये भी मैंने लिखा है कि इस देश में आज की तारीख में क्या लिखना इस देश की सबसे बड़ी अदालत और वहां बैठे न्यायमूर्ति का अपमान माना जाता है। वो न्यायमूर्ति जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होनी चाहिए ताकि वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसला कर सकें, लेकिन उस अदालत ने आंखें खोली, पट्टी हटाई और खुद ही पढ़ लिया कि सोशल मीडिया पर उसके खुद के बारे में क्या लिखा गया है, और खुद ही फैसला भी सुना दिया। ट्वीट में जो अंग्रेजी में लिखा है उसका हिंदी अनुवाद है, CJI यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश नागपुर के राजभवन में 50 लाख की मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए, जिसके मालिक जिस मोटरसाइकिल के मालिक बीजेपी के एक नेता हैं, बिना मास्क या हेलमेट पहने हुए, ऐसे समय पर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लॉकडाउन व्यवस्था में रखकर
नागरिकों के इंसाफ पाने के बुनियादी अधिकार से वंचित किया हुआ है। नागरिकों को इंसाफ पाने के बुनियादी अधिकार से वंचित किया हुआ है। इस पर फैसला हो चुका है, सजा सुनाई जानी बाकी है। मैं समझता हूं कि यह फैसला गलत है, इसीलिए प्रशांत भूषण के कहे को आगे बढ़ा रहा हूं, उनकी अनेक बातों से असहमत होते हुए भी। आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी इसे आगे बढ़ाएं, दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके भी आगे बढ़ाएं और साथ में तस्वीर भी लगाएं। देखें अदालत किस किस को, कितने लोगों को पढ़ती है और कितनों को सजा सुनाती है। ये सिविल नाफरमानी कहलाती है और मुझे लगता है कि सिविल नाफरमानी का वक्त आ गया है। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये नारा ऐसे आंदोलनों के साथ लगता है जब आप किसी दमनकारी प्रशासन के खिलाफ, शासन व्यवस्था के खिलाफ खड़े होते हैं। अब एक छोटी सी बात, टेलीग्राफ अखबार है। अब कहा जाता है कि भाई कौन सा अखबार इस बात को उठा रहा है, नहीं उठा रहा है। टेलीग्राफ ने एक छोटी सी क्विज छापी है अपने फ्रंट पेज पर। लिखा है सही या गलत, निशान लगाइए, टिक लगाइए, क्रॉस कीजिए, और उसके नीचे एक लाइन लिखी है, इट्स इंडिपेंडेंस डे, आज स्वाधीनता दिवस है। इसके आगे वो खाली बॉक्स है जिस पर यह निशान आपको लगाना है, यानी पाठक को लगाना है कि आज आजादी की सालगिरह है या नहीं है। इसके नीचे दो खबरें हैं। पहली खबर वही जो मैंने आपको बताई, प्रशांत भूषण अपराधी हैं और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आयरन हैंड नीडेड, यानी कि कड़ाई से इस तरह की हरकतों को डील करने की जरूरत है। स्कैंडलस एंड एक्यूजिंग हिम ऑफ एन ऑफेंस दैट नीडेड डीलिंग विद एन आयरन हैंड। कहा गया है कि ये जो प्रशांत भूषण जी ट्वीट करते हैं ये मैलिशियस हैं, यानी इनके मन में पाप है जिसकी वजह से लिखी गई हैं, खराब नियत से लिखी गई हैं, स्क्यूरिलियस हैं और स्कैंडलस हैं, स्कैंडल फैलाने के लिए लिखी गई हैं। और ये एक ऐसा अपराध है जिसे लोहे के हाथ से, यानी बिल्कुल कड़ाई से शिकंजा कस के जिसका इलाज होने की जरूरत है। अब आप समझ लीजिए कि वो क्या चाहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों में ये इस देश में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर ये प्रतिरोध के स्वर खड़े हो गए हैं। प्रशांत भूषण को जैसे ही ये सजा सुनाई गई, इसका जो रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि साहब कड़ाई से हम इससे कड़ाई से निपटेंगे, तो लोग डर जाएंगे, बाकी लोग भी घबराएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसी तरह से हजारों लोगों ने इस देश में, और हो सकता है लाखों लोगों ने, उसी ट्वीट को रीट्वीट किया है और उसी संदेश को आगे बढ़ाया है। और ये बिल्कुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, एक तरह का प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहा है। और अब मैं एक दूसरी चीज लेके आता हूं आपके सामने। फिर हम अखबार की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने संपादकीय लिखा है जिस पर, और वो मैं सामने ले आया था, लेकिन चलिए फिर खोल लेता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी छापी है पूरी शिद्दत के साथ, जैसे छपनी चाहिए, इज्जत के साथ। खबर करीब करीब सभी बड़े अंग्रेजी अखबारों में पूरी तमीज के साथ छपी है। उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने इसे दबाने की कोशिश की है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर एडिटोरियल भी छापा है, और वो एडिटोरियल भी लगभग वैसी बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको सुनाई। वो कह रहा है गिल्टी, टॉप लाइन है गिल्टी यानी अपराधी, और साथ में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉड शोल्डर्स। ब्रॉड शोल्डर्स का मतलब सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बहुत है, सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बहुत कुछ है। और प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट यानी अदालत की अवमानना का दोषी मानकर इसने अपनी गरिमा गिराई है, अपनी इज्जत गिराई है। इट डिमिनिशेस इटसेल्फ। इनका कहना है कि ये जो सजा सुनाई गई है, ये सजा सुनाने का फैसला और ये वक्त एक चिंता करने का वक्त है। सोबरिंग मोमेंट कह रहे हैं, यानी कि हमें अब बहुत गंभीर चिंता करनी चाहिए, खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये स्वाधीनता दिवस की एक दिन पहले ये फैसला सुनाया जा रहा है।
3 ट्वीट्स हैं प्रशांत भूषण की, जिनके जवाब में 108 पेज का ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान दीजिए। और अखबार ने साफ साफ लिखा है कि 108 पेज के ऑर्डर में उसने जो भी तर्क दिए हैं ये साबित करने के लिए कि प्रशांत भूषण की ट्वीट्स फॉल्स, मैलिशियस और स्कैंडलस थी। उन्होंने कहा इट वाज एक्टिंग नॉट टू इंडिकेट द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द इंडिविजुअल जज बट टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ द लॉ एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी उनका कहना है कि वो किसी एक जज की इज्जत बचाने के लिए ये फैसला नहीं दे रहे हैं, ये इस पूरी न्याय संस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए फैसला सुना रहे हैं। लेकिन इस फैसले को ऐसे पढ़ा जा सकता है और ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट अपने को बहुत कहते हैं बहुत जल्दी चिढ़ जाने वाला, बहुत हल्के से आक्रमण से परेशान हो जाने वाला, या थोड़ी सी चीज में जल्दी नाराज होने वाला या नकचढ़ा साबित कर रहा है। और साथ में वो ये मैसेज दे रहा है कि किसी भी तरह का जो विरोध होगा, विरोध के स्वर को महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, और किसी एक नागरिक के खिलाफ ये लोकतंत्र का चौथा खंभा जिसे तीसरा खंभा जिसे कहते हैं, वो एक भोथरे हथियार से ही सही पूरे दम लगाकर एक वार करेगा। तो ये मेरे हिसाब से मुख्य समस्या है, और ये गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट को मुझे उम्मीद है कि सद्बुद्धि आएगी, और वो जब अगले दिन, जिस दिन इस किस्से की सुनवाई होगी, उस दिन हम उसका कुछ बदला हुआ रूप देखेंगे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रशांत भूषण से अगर वो माफी भी मंगवाना चाहते हैं, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए, वो तस्वीर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या चीफ जस्टिस उस मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं कि नहीं जो 50 लाख रुपए की आती है? क्या वो 50 लाख रुपए की मोटरसाइकिल उन्होंने खुद खरीदी है? अगर उन्होंने खुद नहीं खरीदी है और वो दूसरे की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति से उनके कैसे संबंध होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। या वो चलते फिरते कहीं भी कोई भी गाड़ी देख के खुश हो जाते हैं और उस पर बैठकर फोटो खिंचवाते हैं? आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है। कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कितनी बात करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे कि नहीं खिंचवाएंगे। मेरे अपने एक निजी मित्र, बहुत पुराने मित्र, हाई कोर्ट के जज हैं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। वर्षों में कभी कोशिश करूंगा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाऊंगा तो हो सकता है उस दिन मुलाकात हो जाए। लेकिन वो ये कि हम पब्लिक फंक्शन में नहीं आते हैं। अगर मैं अपने घर में किसी ब्याह शादी में बुलाना चाहूं तो वो वहां नहीं आएंगे। उनका कहना है कि हमको पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए जज को, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो हमारे वहां संबंध बन जाते हैं, उजागर हो जाते हैं, और कई बार हमारे फैसले इसकी वजह से उन पर असर पड़ सकता है। यहाँ प्रश्न यह है कि पहले आप राजभवन में क्यों गए थे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का किसी राजभवन में जाना किस गणित से सही है? क्या प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गए थे? जो कानून के जानकार हैं हमारे बीच में, वो जानते होंगे कि उसमें प्रोटोकॉल का क्या पालन होता है। और इसी तरह आप उस मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, वो मोटरसाइकिल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे की है, इंदौर में रहने वाली। ये जानकारी उस समय तक आई थी, सच है या गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी भी उनकी ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी लीडर की मोटरसाइकिल है। तो ये हो सकती है। अब आपके और उनके क्या संबंध हैं, ये बातें साफ करने के बजाय, और हो सकता है, मैं कहता हूं कि भाई चलिए हो गया, आप कह दीजिए भाई ठीक है, लगता है कि गलत कर दिया, तो हमें इसको, मैं आगे से नहीं करूंगा। ये एक विनम्र तरीका होता है कहने का। दूसरा तरीका यह है कि 3 जजों की बेंच बैठकर इस पर फैसला कर रही है, और बहुत तेजी से फैसला कर रही है। ये कितने दिन पहले का किस्सा है, अभी कितने दिन पुराने किस्से लटके हुए हैं अदालत में, ये ध्यान दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अभी के जो हाल के फैसले हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1977 जो है, ये हमारे देश के लिए नहीं बना हुआ है। जहां जबकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, ये आर्टिकल 129 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 129 से निकलती है। लेकिन इसके बावजूद
अभी हाल में आपने देखा कई महत्वपूर्ण मामलों पर, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर, आर्टिकल 370 धारा 370 की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के मामले पर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कान बंद कर लिए। उनको ये केस सुनने की फुर्सत नहीं थी, तमाम केस सुनने की फुर्सत नहीं है। हाँ, अर्नब गोस्वामी की याचिका उन्होंने तुरंत सुन ली थी, ये आपको ध्यान देना हो चाहिए। वो किसको सुनेंगे किसको नहीं सुनेंगे, ये फैसला बड़े अजब अंदाज में होता है। और आप कहते रहिए कि बहुत महान संस्थान है और हमें उसके आगे दोनों हाथ जोड़ के दंडवत रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं तो नहीं रहूंगा। मैं समझता हूं कि हमारे लिए इस देश में अपनी आज़ादी, इस देश की आज़ादी और इस देश के हर आम आदमी की आज़ादी महत्वपूर्ण है। हम किसी भी ऐसी संस्थान की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और अगर ये हाल इस अंदाज में चला तो लोग इसे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आज़ादी का दिन है, आज़ादी का मौका है। मैं आपको एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा, एक पुराना किस्सा है, बहुत पुराना है। मैं, और ये लगभग 20 साल समझ लीजिए इसको, 20 नहीं तो 18-19 साल पुराना किस्सा होगा। मैं लंदन में था और बीबीसी हिंदी सर्विस के लिए काम करता था, रेडियो सर्विस। आपको पता होगा कि वो वहाँ से इंडिया के लिए हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यहाँ का जो सुबह का टेलीकास्ट होता है वो वहाँ काफ़ी लेट नाइट हम छूटते थे, 2:30 बजे 3 बजे ऐसे हमारी ड्यूटी खत्म होती थी, कभी कभी 4 बजे। तो उस वक्त में निकलता था तो कंपनी की तरफ से, जैसे यहाँ भी अगर आप ऐसी रात की ड्यूटी करते हैं तो कंपनी आपको घर छुड़वाने की व्यवस्था करती है। तो वहाँ एक टैक्सी आया करती थी और वो टैक्सी ड्राइवर अलग अलग दिन अलग अलग जगहों के होते थे, अलग अलग देशों के लोग होते थे। उसमें कोई ईरानी होता था, कोई नाइजीरियन होता था, कोई अंग्रेज भी होते थे कभी कभार। इंडियन मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन हमारे साथी बताते थे कभी कभी कोई इंडियन या पाकिस्तानी भी मिलता था। और आमतौर पर उसमें कुछ लोग होते थे जो बात करने के मूड में होते थे, वो गप लगाना चाहते थे। अच्छा, मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं रास्ते समझना चाहता था, मैं वहाँ बहुत लंबे समय रहा नहीं था, तो मैं ड्राइवर से अक्सर पूछता था कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आगे की सीट पे बैठ जाऊं। तो वो कहते थे हाँ। जब ऐसा हो जाए तो, और जिसको थोड़ा बोलने की इच्छा हो, वो खुश होके बात भी करता था। ऐसे में एक दिन एक काले ड्राइवर ने मुझसे, काला मैं रंग के हिसाब से कह रहा हूँ, यहाँ आप लोग, बहुत लोग समझते हैं काला कहना अपमानजनक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काले लोग हैं वो अपने को काला कहलाना ही पसंद करते हैं। वो अपने को अश्वेत कहलाना या नॉन वाइट कहलाना अब अपना अपमान मानते हैं। एक वक्त था जब अंग्रेजों के शिष्टाचार के तहत हम उनको अश्वेत कहते थे। अब वो कहते हैं हमारा रंग है, इफ ब्लैक इज माई कलर देन कॉल मी ब्लैक, डोंट कॉल मी नॉन वाइट। ये इज्जत का सवाल बन गया है कि हम ऐसे हैं तो हमारे लिए यही हमारी असलियत है, और ये अच्छा या बुरा नहीं है। मैं काला हूं, मुझे इस पर फख्र है, तो आप मुझे काला कहिए। इसलिए मैं ये काला कह रहा हूं। इसको कुछ दर्शक इस पे अचानक नाराज हो जाते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसलिए सफाई दे रहा हूं। उसने मुझसे पूछा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एट दिस आवर इन नाइट विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यू ब्रॉडकास्टिंग टू। यानी इतनी देर रात में आप निकलते हो, दुनिया के किस हिस्से के लिए आप रेडियो प्रोग्राम बना रहे होते हो। तो मैंने उसको कहा कि मैं इंडिया के लिए बनाता हूं। अच्छा, मुझे लगा इससे इसका काम हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, भाई इंडिया थोड़ा बहुत पूछ सकता है इंडिया कहाँ है कैसा है। लेकिन उसने बिल्कुल उसके बाद मुझे एक बाउंसर मार दिया। एकदम से वो घुमा और इंटरेस्टेड हो गया। इंडिया का नाम सुनते ही उसके अंदर इंटरेस्ट जाग उठा और उसने पूछा कि ये बताइए कि टेल मी वन थिंग, ऑफ ऑल द कंट्रीज, यानी अंग्रेजों की कैद से आजाद हुए जितने भी देश हैं, उनमें सिर्फ इंडिया एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसने तब से आज तक अपने देश में डेमोक्रेसी कंटिन्यू की है, लगातार डेमोक्रेसी चलाई है। ये कैसे हुआ? अब मेरे लिए तो बड़ा भारी सवाल था। हम लोग तो यहाँ इंडिया में रहते हैं, हमको इस बात की कहाँ फिक्र है कि डेमोक्रेसी चली नहीं चली, किसने चलाई, क्यों चलाई। हमें लगता है डेमोक्रेसी तो नल में आती है, पानी नल खोली है और डेमोक्रेसी आ रही है, वोट दे तो हो गई डेमोक्रेसी। इससे ज्यादा डेमोक्रेसी का क्या महत्व है हमारे लिए? सोचिए, आप बताइए, आपको लगता है इससे ज्यादा है? लेकिन जब उसने सवाल पूछा, अब मैं सोच में पड़ गया, मैं इसका जवाब क्या दूं। एक आदमी सवाल पूछ रहा है, विदेशी है, अंग्रेजी में जवाब देना है, तो कुछ सोचूं। तब तक उसने दोबारा दूसरा दाग दिया।
Was it because of गांधी? मैंने कहा हो सकता है, जो आप कह रहे हैं ये भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे देश में जितने भी पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल प्रोसेस रहा और हमारे देश की जनता है, उसने डेमोक्रेसी में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इस वजह से यहाँ डेमोक्रेसी लंबे समय से चल रही है। उसने कहा नो नो, आई थिंक इट वाज योर गांधी वाज वेरी क्लेवर एंड ही ensured a system which is running till today and you are running a successful democracy. अब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि ये आदमी क्यों जाग उठा और इसको क्यों ये हमारी डेमोक्रेसी से इसको क्या लेना देना है। मैंने पूछा हैव यू बीन टू इंडिया, यू हैव एनी बिजनेस विद इंडिया? वो बोला नो। तो मैंने कहा फिर भाई आप डेमोक्रेसी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? उसके बाद जो उसने मुझे किस्सा सुनाया वो बहुत खतरनाक किस्सा है। उसने कहा कि यू नो आई कम फ्रॉम घाना and I'm thinking of from many years, but I can't go back there because if I go back, I can be killed because the present regime doesn't like me. ये जो आज का regime है ये मुझे पसंद नहीं करता है और हो सकता है कि जाते ही उड़ा दिया जाऊं, इसलिए डर के मारे नहीं जाता हूं। और अगर मैं इस regime में चला जाऊं तो मुझे पता नहीं है किस दिन वहां कोई दूसरा regime आ जाएगा जो इस regime के लोगों को इसी तरह उड़ा देगा। तो इसलिए हम जहां रहते हैं हमारे देश में, हम क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, हम हर वक्त खौफ में जीते हैं। हमारा परिवार कब बचेगा कब मर जाएगा हमें पता नहीं है, इसलिए हमें आपकी डेमोक्रेसी से रश्क होता है, हमको जलन होती है। हम इसको देख के सोचते हैं काश हमारा देश भी ऐसा होता। और एग्जैक्टली ऐसी बात एक दूसरा हमारा साथी टैक्सी ड्राइवर था, उसका नाम रिजा था। वहाँ के लोग उसको रिचर्ड बोलते थे क्योंकि अंग्रेजों को लगता था रिचर्ड होगा, अंग्रेज जैसा दिखता भी था, लेकिन कुछ दिन की बात के बाद पता चला उसका नाम रिजा है और वो ईरानी था। और वो ईरान से बिल्कुल इन्हीं परिस्थितियों में भागा हुआ था, लंदन में टैक्सी चलाता था, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था और ऐसा लगता था कि वो जो शाह ईरान अहमद रजा पहलवी के दौर में वो ईरान के रूलिंग डिस्पेंसेशन का कोई ना कोई हिस्सा था। बहुत बड़ा मंत्री नहीं रहा होगा लेकिन किसी तरह उस निजाम से जुड़ा हुआ था। और वो लगातार ये कहता रहता था कि साहब ये दीज मुल्लाज हैव स्पॉइल्ड द कंट्री। तो वहाँ जो इस वक्त का जो निजाम है उसके बाद से जो आयतुल्लाह खुमैनी और उनके बाद के उनके अनुयायी आए हैं उनसे वो बहुत परेशान रहता था और वो कहता था कितना खूबसूरत हमारा देश पूरा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और वो लगातार इस उम्मीद में था कि एक बार फिर तख्ता पलटेगा, इलेक्शन होगा और हम वापस एक अच्छे ईरान में, आज़ाद ईरान में जाएंगे और आज़ादी की हवा में सांस लेंगे। तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए और ये ध्यान देने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है आज की तारीख में। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ, किसी भी आदमी को एंटी नेशनल कह देना, टुकड़े टुकड़े गैंग कह देना, किसी को कुछ भी इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है लोगों से बात करना। मैंने कल एक शो किया था, आप सबको याद होगा, वो मैंने उसमें जिन लोगों को बुलाया बहुत कोशिश करके बुलाया, वो ऐसे लोग हैं जो एक शो में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं। आपने उसमें सुना होगा आरफा खानम ने बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी से, दोनों मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे शो में आएंगे, क्योंकि बीजेपी का कोई प्रवक्ता मेरे शो में नहीं आता है। आप सोचिए कोई क्यों नहीं आता है। मुझे अगर कुछ बात कहनी है मैं कहीं जाऊंगा नहीं और तमीज से बात नहीं करूंगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि मैं सबसे बात करता हूं और तमाम तरह के लोगों से बात करता हूं। हमारे लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां होंगी लेकिन लोकतंत्र अपने आप में एक इतनी बड़ी नेमत हमारे पास है कि जिसकी हमको बहुत इज्जत करनी चाहिए। और लोकतंत्र का क्रक्स ही ये है कि हम मेजॉरिटी का शासन करते हैं लेकिन हम माइनॉरिटी को गारंटी देते हैं। और मेजॉरिटी का अर्थ सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, मेजॉरिटी का अर्थ ये भी होता है कि आपके विचार मेजॉरिटी में है और मेरे विचार माइनॉरिटी में हैं, तो आप मुझे बोलने की स्वतंत्रता दीजिए, बोलने की आज़ादी दीजिए। वो सरकार को भी देनी होगी और वो सुप्रीम कोर्ट को भी देनी होगी। और मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि जो सजा आप प्रशांत भूषण को सुनाने जा रहे हैं मुझे भी सुना दीजिए,
मुझे कोई फिक्र नहीं है। महात्मा गांधी ने उस अंग्रेज जज को यही कहा था कि मैं सजा सुनने के लिए तैयार हूं। अंत में, आखिर में उन्हें मजबूरन उनको बिना सजा के माफ करना पड़ा। महात्मा गांधी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सच के लिए खड़े थे। उन्होंने तय पाया था कि वो सच के लिए खड़े हैं। और हो सकता है मैं प्रशांत भूषण की पूरी पर्सनालिटी की, उनके पूरे करियर की, उनके पूरे काम धंधे की पूरी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि मैं आपसे कहूं कि मैं प्रशांत भूषण का समर्थक हूं, प्रशांत भूषण जिंदाबाद। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रशांत भूषण के 50 चीजों का आलोचक हूं, लेकिन प्रशांत भूषण कुछ कह रहे हैं, उनको वो कहने का अधिकार है, मैं इसका समर्थक हूं। और इसी तरह जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है उसे भी वो कहने की आजादी है। और हमें इसीलिए इस वक्त ये फरियाद मैं सबसे कर रहा हूं, जो मैंने आजादी की याद करना और आजादी की फरियाद करना आज के दिन जरूरी था, इसलिए मैंने ये खास तौर पे प्रोग्राम सोचा कि कर लूं। मैं किसी को बुलाता, किसी से बात करता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रशांत भूषण के ट्वीट में कुछ भी गलत था। मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं। और मैं जज नहीं हूं, इसका मतलब नहीं कि मुझे सच नहीं दिखाई पड़ता है, समझ में नहीं आता है। और जजों का सवाल जहां तक है, जजों के बारे में मैं कहता हूं कि जज में कभी अपने अंदर झांक के देखें। कह रहे हैं कि मी लॉर्ड मत बोलिए, योर ऑनर मत बोलिए। मी लॉर्ड और योर ऑनर तो वही बुलवा रहे हैं। मना करें, कहीं कि कल से नहीं बोला जाएगा, यहाँ कोई मी लॉर्ड नहीं बोलेगा, कोई योर ऑनर नहीं बोलेगा। इस देश में लाखों मुकदमे लटके हुए हैं और अदालतें गर्मी की छुट्टियों पे चली जाती हैं, सर्दी की छुट्टियों पे चली जाती हैं। ये आपको मजाक नहीं लगता है? तमाशा नहीं है ये? जब देखिए तब तारीख लग जाती। हर तारीख का एक जस्टिफिकेशन क्यों नहीं होना चाहिए कि आज तारीख क्यों लगाई जा रही है? तो अदालत मजाक कर रही है। और अदालत का मतलब ये हो गया है कि आपके ऊपर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, जज साहब किसी की पिटाई कर दें, मैं जज साहब को लड़की छेड़ते हुए देख लूं और मैं कहूं जज साहब लड़की छेड़ रहे थे, तो आप मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं क्योंकि आपने कह दिया कि माननीय न्यायाधीश महोदय लड़की छेड़ रहे हैं। ये अवमानना होगी, क्योंकि उन पर कार्रवाई तो हो नहीं सकती है। उन पर कार्रवाई के लिए तो चीफ जस्टिस की और उसके बाद शायद ऊपर न्याय मंत्री की भी इजाजत चाहिए होती है। सीधी कार्रवाई कोई करेगा नहीं, और मैं कहूंगा तो मैं अवमानना का दोषी हो जाऊंगा। तो इस तरह के तानाशाही को बढ़ाने वाले कानून कब तक चलते रहेंगे, ये अंदाज कब तक चलता रहेगा, और कब तक हम चुपचाप इन्हें सुनते रहेंगे और सिर झुकाकर, और कब तक हम ऐसी चीजों का समर्थन करते रहेंगे सिर्फ इसलिए कि हमें प्रशांत भूषण पसंद नहीं है। अगर आज आपको प्रशांत भूषण पसंद नहीं है और प्रशांत भूषण के खिलाफ ये उनको सजा सुनाई जा रही है, कल को कोई जज ऐसा आ जाएगा जिसे आप पसंद नहीं है और वो आपको इसी तरह कटघरे में खड़ा करेगा। उस दिन आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सबसे अपील करता हूं कि जहां जहां आपको मिलती है प्रशांत भूषण की वो ट्वीट, उसके जितने वर्जन मिल रहे हैं उनको शेयर कीजिए, उनको दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके कीजिए। मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वन आलोक जोशी साहब को मिल जाएगा, वहां वो लगा हुआ है ट्वीट, हिंदी में अनुवाद किया हुआ है, इंग्लिश का ओरिजिनल भी लगा हुआ है। आप उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद करें। हमारे मित्र अजय सिंह, उन्होंने उसका रशियन भाषा में अनुवाद कर दिया। हालांकि मैंने उन्हें कहा भाई इससे तो मित्र पुतिन ही देख पाएंगे, रूसी भाषा में अनुवाद का भारत में क्या करना है। यहाँ तो भोजपुरी में अनुवाद कीजिए, यहाँ तमिल में अनुवाद कीजिए, गुजराती में अनुवाद कीजिए, तेलुगु में कीजिए, संस्कृत में कीजिए, उर्दू में कीजिए, और दक्षिण भारत की सब भाषाओं में कीजिए, मराठी में कीजिए, उत्तर भारत की तमाम भाषाओं में, बोलियों में कीजिए, हमारे यहाँ कुमाऊनी में कीजिए, गढ़वाली में कीजिए। तब ये बात दूर तक फैलेगी कि क्या कहने पर ये दिखना तो चाहिए लोगों को कि उस आदमी ने क्या कहा जिसको अदालत की अवमानना का, अदालत के अपमान का दोषी पाया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी बात सही लग रही है, आपको भी लगता है कि ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं था, वो आदमी सामने रखी हुई एक तस्वीर पे कमेंट्री कर रहा है और वो जो 3 लाइनें उसने वहां लिखी वो सब सच है, इसके बाद आप उसको अवमानना का दोषी मान रहे हैं। ये मजाक नहीं है, और इस मजाक पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा इस देश में। ये अंधेर कब तक चलेगा? और ये अंधेर अगर इसी अंदाज में चलेगा कि सरकार और अदालत आपस में मिलकर गलबैयां डालकर घूमते रहे और साथ में 2-4 बड़े बड़े उद्योगपति तो हैं ही, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब आप फिर एक बार, इस बार उस हमें ब्रिटेन से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं,
भारत में ही बैठी हुई किसी ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहिए। अगर मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बजाइए। और फैज़ की 2 लाइनें हैं, वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी याद मुझे रहती हैं वो कि जुबां पे मोहर लग गई तो क्या गम है, जुबां पे मोहर लग गई तो क्या गम है, कि रख दी है, माफ कीजिएगा, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या, कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। मताए लोहो कलम, मैंने लोहे की कलम जो मेरे हाथ में थी वो छिन गई है, क्या गम है कि मैंने अपने दिल के खून में उंगलियां डुबा ली हैं और उससे लिखने लगूंगा। जुबां पे मोहर लग गई तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्काए जंजीर में जुबां मैंने, यानी जुबां पे मोहर लगा दी गई है और मुझे जंजीरों से बांध दिया गया है। तो ये जो जंजीरों की कड़ी, एक कड़ी को एक हल्काए जंजीर कहते हैं, उस हर हल्के में एक जुबान रख दी है मैंने, यानी उसकी जो आवाज है वही मेरी बात कहेगी। इसे याद रखिए और इसके साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।